आज आज पढ़ेंगे गॉस का नियम नहीं कि कोरोना का नियम। किसका नियम पढ़ेंगे? ये पेपर दे दो उनको। एक लड़का भी और आया है, उसको भी ये पेपर दे दो। पेपर दे दीजिए उनको। सभी लोगों को पेपर मिल गया है। इस पेपर को अपने पास रखिए और इसमें जैसे जितने नंबर का जो क्वेश्चन आ रहा है ना, उस हिसाब से आप इसको पढ़ के देख लीजिए एक बार। ऐसा पेपर बनता है और यह अच्छा सेट है। हो सकता है आपके परीक्षा में इसमें से 10-5 क्वेश्चन रिपीट हो जाए। यस, तो वो आपके लिए सुखद होगा अगर रिपीट होता है, और अपने ज़िले का नहीं दूसरे ज़िले का है तो ज़्यादा संभावना है। आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस का नियम, लेकिन गॉस का नियम सीधे थोड़ी ना पढ़ लेंगे। पहले ये जानेंगे कि गॉस का नियम किससे संबंधित है, वो कौन सा गुण है जिसके लिए गॉस ने नियम बनाया, गॉस का जो अवधारणा है वो क्यों आई, ये पूरे लॉजिक सीखेंगे, तब उसके बाद गॉस का नियम पढ़ेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले आप एक बात मेरी ध्यान से सुनो। हम लोगों ने अभी तक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की। पहले बिंदु आवेश के कारण ज्ञात किया। बिंदु आवेश किसे कहते हैं जानते हो आप? देखो, बिंदु आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं होता है। आवेश जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉनों का समूह होता है। जैसे हम कहते हैं कि कहीं पर, ध्यान से बात को सुनना, आपने अगर कहा कि 1 कूलाम आवेश, तो जब आप 1 कूलाम आवेश कहते हो तो इसका मतलब है उस जगह पर जहाँ 1 कूलाम आवेश है उस जगह पर ऐसे 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित है। जब आप कहते हो कि किसी पृष्ठ पर 1 कूलाम का आवेश है तो इसका मतलब क्या होता है कि उस पृष्ठ पर 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश आप जानते हो कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये मिल्टन ने ज्ञात किया था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। तेल की बूंदों का प्रयोग करके उन्होंने ज्ञात किया था कि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 की घात 19 कूलाम होता है। तो जब भी हम कभी कहेंगे कि 1 कूलाम आवेश है तो 1 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना हुआ है? 6.25 गुणे 10 की घात 18। अब अगर हम कहते हैं बिंदु आवेश, अगर हम प्रयोग करते हैं शब्द बिंदु आवेश, तो बिंदु आवेश क्या चीज़ है? क्या इलेक्ट्रॉन बिंदु आवेश है कि ये 1 कूलाम बिंदु आवेश है? क्या बिंदु आवेश है? हाँ, देखो, ये एक पृष्ठ पर जहाँ पर 1 कूलाम का आवेश दिया गया उस पृष्ठ पर 6.25 गुणे 10 की घात इलेक्ट्रॉन्स है और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन्स पर अपना एक निश्चित मान का आवेश होता है। पर ये जितने भी आवेश होते हैं ये आवेश कंसेंट्रिक होते हैं, संकेंद्रीय, अर्थात इन सभी इलेक्ट्रॉनों का एक ही प्रभाव बिंदु होता है। तो जहाँ पर ऐसा समूह आपको मिल जाए, जहाँ पर ऐसा समूह मिल जाए जिसके लिए आवेशों का या इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव क्षेत्र एक ही बिंदु हो, ऐसे समूह को ही क्या कहते हैं हम? बिंदु आवेश। तो आप बिंदु आवेश को ऐसे कह सकते हो कि बिंदु आवेश फंडामेंटल चार्ज यानी इलेक्ट्रॉनों के आवेश का ऐसा समूह होता है जिसके लिए सभी इलेक्ट्रॉनों के आवेश का कार्य बिंदु एक ही हो। ठीक है। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे सबका प्रभाव क्षेत्र एक ही बिंदु होगा। एक बिंदु पर ये सारे वर्क करते हैं और फिर उसी बिंदु से वो आगे नेक्स्ट वाले किसी दूसरे आवेश को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे को हम बोलते हैं बिंदु आवेश। बिंदु आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन के आवेश से नहीं है, ये अलग अवधारणा है, इसको ध्यान में रखिएगा। नहीं तो ज़्यादा लोग समझते हैं बिंदु आवेश का मतलब छोटा सा चार्ज, वो इतना बड़ा ऐसे, वो इतना बड़ा नहीं। आवेशों का ऐसा समूह जिसके द्रव्यमान केंद्र क्या हो? कंसेंट्रिक हो, संकेंद्रीय हो, एक ही केंद्र पर स्थित हो, ऐसे समूहों को हम कहते हैं बिंदु आवेश कहते हैं। जानकारी स्पष्ट है? तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो हमने फर्स्ट पढ़ा कि एक बिंदु आवेश के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा बिंदु आवेश के लिए 1/4 पाई K एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R²। ये किसी बिंदु आवेश के लिए पढ़ा आपने। फिर आपने पढ़ा कि अगर कोई हम रिंग ले ले वलय, तो वलय के कारण जो तीव्रता है E बराबर
वो 1/4πk∈0 और इंटू 2πr/r² प्लस x²⁻³ इस तरीके से हमने ज्ञात किया वलय के कारण। फिर हम लोगों ने ज्ञात किया किसके कारण? द्विध्रुव के कारण। द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति वाले आवेश एक दूसरे से इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि इनके द्रव्यमान केंद्र संकेंद्रीय ना हो, अलग अलग हो, और उन द्रव्यमान केंद्रों के बीच की दूरी को हम कहते हैं द्विध्रुव की लंबाई। स्पष्ट है? तो इसके लिए आपने दो फार्मूला पढ़ा। एक अक्षीय में आपने पढ़ा रखा है 1/4πk∈0 और 2p/r³ और एक निरक्षीय का आपने पढ़ रखा है 1/4πk∈0 इंटू p/r³। ये आपने पढ़ा। और सबसे पहले आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला एक सिंपल आवेश के लिए पढ़ा F/Q0। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हमने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक आपको पढ़ाया है। बात स्पष्ट है? लेकिन इन सभी में अगर आप एक बात ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि ये कोई एक आवेश था जिसे वैद्युत क्षेत्र में लाया गया तो उस पर बल लगा, बल और आवेश का अनुपात बन गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर हमने बिंदु आवेश लिया तो ये बिंदु आवेश किसी एक पृष्ठ पर उपस्थित आवेशों का एक समूह हो गया। और किसी पृष्ठ पर आवेश क्या हो सकते हैं? कई समूहों में वितरित हो सकते हैं। जैसे मान लो ये बोर्ड है। अब इस बोर्ड पे यहाँ मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो जो मैं ये लिख पा रहा हूँ इसका भी कारण क्या है? वैद्युत बल ही है। और ये वैद्युत बल कैसे उत्पन्न होता है? वैद्युत आवेश से। और वैद्युत आवेश कैसे उत्पन्न हो रहा है? जब मैं इस पेन की निब को इस पर घर्षण करता हूँ ना तो इस घर्षण से आवेशित हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। और वो आवेश इस पृष्ठ वाले के साथ क्या होता है? आकर्षण बल लगाता है और ये इंक क्या होती है? चिपक जाती है, जिसकी वजह से हम आसानी से देखो ऐसे लिख पा रहे हैं। अगर वैद्युत बल ना होता तो हम इस पृष्ठ पर कभी भी लिख नहीं सकते। फिसल जाती रही है, ये इंक नीचे आ जाएगा। क्यों इंक नीचे आ जाएगी? क्योंकि ग्रेविटी लग रही है ना, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो इंक का वेट के अनुसार वो डाउनवर्ड चला जाएगा। ये स्पष्ट हो गया। अब इस पृष्ठ को अगर हम मान लो ऐसे लेते हैं और यहाँ पर एक ग्रुप है आवेश का, यहाँ ग्रुप है आवेश का, यहाँ ग्रुप है, 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 ऐसे कई ग्रुपों में आवेश बटा हुआ हो सकता है ना, कई समूहों में बटा हुआ हो सकता है। लेकिन तभी ये समूह में बटा रहेगा जब ये पृष्ठ कैसी होगी? अचालक, इंसुलेटर हो, कुचालक हो। कुचालक होगा तो इस पे आवेश प्रवाहित नहीं होगा। तो जैसे ये पेन है, प्लास्टिक की है, इसके यहाँ एक सिरे पर 10 कूलाम का आवेश है तो जहाँ पर है वो वहीं रहेगा, वहाँ से वो मूव करके लेफ़्ट या राइट नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इंसुलेटर है, कुचालक है। अगर यही लोहे का राड होता या तांबे का होता तो यहाँ वाला आवेश जो है वो पूरे लोहे पर वितरित हो जाता या तांबे पर वितरित हो जाता, पर ऐसा नहीं होगा। किसके लिए? कुचालक के लिए। तो ये एक अचालक प्लेट है और इस अचालक प्लेट पर कई आवेशों का समूह हो सकता है, अलग अलग छोटे ग्रुप्स में आवेश बंटे हो सकते हैं। इन आवेशों के कारण अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालना हो कि पूरी प्लेट कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है, इस बिंदु पर यहाँ हम कोई बिंदु ले ले और हम पूछे कि ये जो प्लेट है इस पे उपस्थित सभी आवेशों के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, तो आप क्या करोगे? पहले समूह का निकालोगे, फिर दूसरे का निकालोगे, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, फिर पाँचवें का, फिर छठवें का, सातवें का, आठवें का, नौवें का, 10वें का, 11वें का, 12वें का, ऐसे सभी का अलग अलग आपको क्या करना होगा? पहले सब का अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु आवेश वाले सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात करना होगा। फिर ज्ञात करने के बाद इन्हें सदिश बीजगणित के नियम से हमें जोड़ना होगा, समांतर चतुर्भुज विधि या त्रिभुज विधि लगानी होगी। अब एक बात बताओ, इतना करना क्या सरल है? बहुत टफ है। पहले तो इंटेंसिटी निकालना ही बड़ा टफ है, एक एक का अलग अलग, फिर उसके बाद उनको जोड़ना और कठिन है। सदिश विधि से उनको जोड़ना, उनकी दिशा ज्ञात करना और डिफ़िकल्ट हो जाता है। इस समस्या को हल करने के लिए ही गॉस ने नया कॉन्सेप्ट दिया था जिसे हमें पढ़ना है। और गॉस ने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो किसको लेके दिया था?
नहीं, वैद्युत बल रेखाओं को लेकर दिया था। फ्लक्स वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही कहते हैं। जैसे ये पृष्ठ है और इस पे कितनी वैद्युत बल रेखा खींच सकते हो, उन सभी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम कहते हैं वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये जो नई अवधारणा वैद्युत फ्लक्स वाली जन्म ले रही है, इसका कारण ये डिफ़िकल्टी है, ये कठिनाई है, ये बृहदनेस है, बहुत बड़ा हो जा रहा है। इसी की वजह से इसको और छोटा, सरल और व्यापक बनाने के लिए गॉस ने नया लॉजिक दिया। और वही लॉजिक आज हमें क्या करना है, अध्ययन, और अच्छे से पढ़ना है। क्यों? बोर्ड परीक्षा में आता है। और कितने नंबर का आएगा? 3 नंबर का है, 5 में नहीं आएगा, 3 नंबर में आएगा। 5 में तो वही वैद्युत द्विध्रुव के कारण वाला ही आता है, ये 3 नंबर में आएगा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। तो हमें इस समस्या का समाधान करने के लिए गॉस के नियम पर जाना होगा, और गॉस के नियम का अध्ययन करें। उससे पहले गॉस ने जिन जिन बिंदुओं को लेकर के अपना नियम बनाया है, पहले उन बिंदुओं को जानना पड़ेगा। तो वो कौन कौन से बिंदु लेकर उन्होंने बनाए हैं, पहले उसे जान लेते हैं और फिर उसके बाद गॉस का नियम पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या पढ़ना होगा, घन कोण, सॉलिड एंगल। हेडिंग लगाइए, घन कोण। अब अपने मन से नियम लगा लियो तो हम क्या करें? हमने तो नहीं कहा था कि गॉस का नियम हेडिंग लगाओ, हमने तो कहा नहीं, आप हेडिंग लगाओ घन कोण, सॉलिड एंगल। ये क्यों ज़रूरी है अभी मैं बताता हूँ आपको अच्छे से। घन कोण हेडिंग लगा लिए। अब आप इस घन कोण की परिभाषा लिखोगे नहीं, इसे अच्छे से आप समझोगे। घन कोण गॉस के नियम में क्यों यूज़ किया जाता है, उसका रीज़न यहाँ से आपको मिलेगा। देखो, ये मैंने माना एक बिंदु आवेश है, ध्यान से बात को समझिएगा। ये बिंदु आवेश है, इससे वैद्युत बल रेखाएं खींची जाएंगी। तो वैद्युत बल रेखाएं सभी दिशाओं में खींची जाती है, आप जानते हो, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल होता है, वैद्युत क्षेत्र त्रिविमीय होता है, इसलिए सभी दिशा में वैद्युत बल रेखा को हम खींचेंगे ऐसे। ये रेखाएं काटनी नहीं चाहिए, आप जानते हो। हाँ, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, हम पहले इसे बना लेते हैं और ये काटे ना, उसके लिए हम इसको ऐसे मिटा देते हैं। अब मेरा तो काम बन गया, अब मुझे ज़्यादा ताम झाम नहीं करना पड़ेगा। तो ये प्लस क्यू चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण रेखाएं देखो बाहर की ओर जा रही हैं। ये सभी वैद्युत बल रेखाएं, और ये 3 डायमेंशनल होता है, त्रिविमीय होता है। त्रिविमीय का मतलब है कि सभी दिशाओं में, जितनी भी दिशाएं संभव है, सब दिशा में ये रेखाएं जाएंगी, खींची जाएंगी। क्यों ये सभी दिशाओं में खींची जाएंगी? क्योंकि एक आवेश अपने चारों तरफ किसी भी दिशा में स्थित दूसरे आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है। तो जहाँ जहाँ संभव बल लगने की दिशा है, उसी उसी दिशा में वैद्युत बल रेखा खींच दी गई। अब गॉस ने जो आगे नियम दिया, वो दिया फ्लक्स का। तो ये जो आपने खींच रखा है, इन्हें आप क्या कहते हो भाई? वैद्युत बल रेखाएं। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। वैद्युत बल रेखाएं ये काल्पनिक रेखाएं होती है, निष्कोण वक्र होती है, कभी परिच्छेद नहीं करती है, और ये धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पे समाप्त हो जाती है। कभी लूप नहीं बनाती, कभी वृत्त के रूप में नहीं खींच सकते। सभी शर्तें और नियम इसका हम बता चुके हैं। ठीक है, इन वैद्युत बल रेखाओं की माप कितनी वैद्युत बल रेखा है, ये कैसे करेंगे? उसके लिए लगाते हैं गॉस का नियम। क्या लगाते हैं? गॉस का नियम। और जो ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, अगर इसकी संख्या हम निकालें
कि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, तो उन संख्या को कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से व्यक्त करते हैं, ठीक है। लेकिन जो संख्या है वो वैद्युत फ्लक्स है, परंतु जितनी रेखाएं हैं वो सभी रेखाएं वैद्युत फ्लक्स में काउंट नहीं की जाती हैं। क्यों? रेखाएं तो बहुत ज़्यादा हैं। इसमें जो ये फ्लक्स वाली धारणा है वो इस आधार पर बनाई गई है कि एक आवेश के समीप मान लो कोई एक पृष्ठ है, ये आवेश है और इसके समीप एक पृष्ठ है। ठीक है। अब आप देखो तो कुछ रेखाएं इस पृष्ठ में से होकर गुजर रही हैं, पृष्ठ में इंटर कर रही है ऐसे, और कुछ तो इसके बाहर जा रही है। तो अब जो पृष्ठ में जा रही है वो पृष्ठ में से होकर बाहर निकलेंगी ना ऐसे। इस तरीके से ऐसे। क्या सभी वैद्युत बल रेखा इस पृष्ठ में से गुजर रही है? नहीं निकल रही है ना, कुछ ही निकल रही है। अब जितनी रेखाएं पृष्ठ से गुजरती हैं इन्हीं का नाम वैद्युत फ्लक्स है। जो छूट गई वो वैद्युत बल रेखा है। ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स क्या चीज़ है? किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, या किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं ही वैद्युत फ्लक्स का निर्माण करती हैं। कोई संदेह तो नहीं है। ये वैद्युत बल रेखाएं हैं और सभी दिशाओं में जाती हैं। सभी वैद्युत बल रेखाओं को हम वैद्युत फ्लक्स में काउंट नहीं करेंगे। जो पृष्ठ अपेक्षित है कि इस पृष्ठ पर कितना बल लग रहा है, तो उस पृष्ठ में से गुजरने वाली रेखाओं को ही आप कहोगे कि ये सभी के सभी क्या है? वैद्युत फ्लक्स का निर्माण करती हैं। बात समझ में आया? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अगर इसका चाहो तो आपने डायनमो देखा है? डायनमो देखे हो ना, जिससे बिजली बनाते हैं, जनरेटर जिसको बोलते हैं प्रैक्टिकल भाषा में। डायनमो में एक कुंडली होती है, आर्मेचर कुंडली। कैसी संरचना होती है आपने देखा होगा? ऐसे दो मैग्नेट होते हैं बड़े बड़े, इन्हें फील्ड मैग्नेट कहा जाता है। ऐसे एक नॉर्थ और एक साउथ, और इसके बीच में क्या होती है? आर्मेचर कुंडली होती है ऐसे। और ये आर्मेचर कुंडली किसकी बनाई जाती है? तांबे के तारों को लपेटकर, जिस पर लपेटते हैं उसे आर्मेचर कहते हैं। ये जो बना है फ्रेम, इसे क्या कहते हैं? आर्मेचर। और इसके ऊपर जो आप तांबे के तार लपेट दिए तो ये बन गया आर्मेचर कुंडली। पंखे में भी होता है, उसमें कॉइल बना रहता है। इस पे तांबे के तार के कई फेरे ऐसे लपेटे जाते हैं और यहाँ शाफ्ट से इसको जोड़ते हैं, और ये इंजन यहाँ लगा होता है। वो इंजन क्या करता है? इसको घुमाता है, ऐसे ऐसे घुमाता है ना। रेखाएं ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगी। या इधर से रेखा नॉर्थ से साउथ की तरफ चलेगी, चुंबकीय रेखा ऐसे ऐसे। अब देखो ये जो रेखाएं हैं वो इस आर्मेचर कुंडली में से होकर जा रही है कि नहीं? जा रही है ना। जब ये आर्मेचर कुंडली से जाएंगी तभी तो चुंबकीय फ्लक्स बनेगा, और जब आर्मेचर कुंडली को ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होगा? परिवर्तन होगा। और जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तभी तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो इस कुंडली से क्या बनेगी? वैद्युत धारा। यही तो फैराडे का कॉन्सेप्ट है। यहाँ भी देखने की बात है कि ये जो रेखाएं हैं ये वैसे चुंबकीय बल रेखा है, लेकिन ये आर्मेचर कुंडली से जब गुजर रही है तो इन्हें चुंबकीय बल रेखा नहीं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय नहीं।
चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्या आपको ये जानकारी स्पष्ट है? यस यस, अब वही मैं बताने जा रहा हूँ कि देखो मैग्नेट इतना बड़ा बड़ा है, इतनी बड़ी आर्मेचर कुंडली है उतनी ही आकार की, तो इसमें सारी रेखाएं इसमें से गुजर गई, तो सबको हमने बोल दिया कि ये चुंबकीय फ्लक्स है। लेकिन अगर मान लो आर्मेचर कुंडली छोटी हो जाए, इतनी बड़ी ही आर्मेचर कुंडली हो, तो आर्मेचर कुंडली अगर छोटी हो गई तो इसके बाहर रेखाएं गुजर रही है ना, क्या इन रेखाओं के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा? क्या इनसे धारा उत्पन्न होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि जो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होगा वही वैद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगा, और जिनके मान में परिवर्तन ही नहीं होगा वो कभी उत्पन्न प्रभाव नहीं करेंगी विभव का। तो ये रेखा जो बाहर जा रही है तो अनावश्यक बेकार चली गई ना, इसका यूज नहीं हुआ विद्युत धारा का निर्माण करने में, इसलिए इन्हें हम चुंबकीय बल रेखा कहेंगे, इन्हें हम चुंबकीय फ्लक्स नहीं कहेंगे। जानकारी स्पष्ट है? ठीक वैसे यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएँ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सभी वैद्युत बल रेखाओं को आप वैद्युत फ्लक्स नहीं कहोगे। जो अपेक्षित पृष्ठ से होकर गुजरेंगी उन्हीं को ही हम कहेंगे वैद्युत फ्लक्स। जानकारी स्पष्ट है? अब इसके बाद देखो, बात नहीं, ध्यान से सुनो। अब मान लो यह एक पृष्ठ है आयताकार, और ये पृष्ठ नॉन मेटेलिक है। कैसा है? नॉन मेटेलिक नहीं, धात्विक नहीं है, तो ये इंसुलेटर हो गया। मेटल नहीं है तो कुचालक ही होगा ना, तो ये कुचालक है। इसके ऊपर ढेर सारे आवेश होंगे ग्रुप्स में, ऐसे। हम यहाँ पे कोई बिंदु ले ले P। अब जो ये आवेश आप देख पा रहे हो, ये सभी आवेश से रेखाएं गुजरेंगी ना, ऐसे सभी रेखाएं आकर देखो इस बिंदु पर मिलेंगी। जो इस बिंदु पर रेखा आके मिलेगी उसी रेखा के कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र बनेगा। जो रेखा यहाँ आएगी नहीं वो वैद्युत क्षेत्र में शामिल होगी ही नहीं। हाँ, ये कुचालक ही है, ये पृष्ठ पर ही है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की गति कराने की क्या आवश्यकता है? ये पेपर, ये प्लास्टिक है, इसके ऊपर आवेश है, तो वो आवेश कुछ दूरी तक बल लगाता है ना, तो उसी को तो वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, और उसी की ही तो तीव्रता निकाल रहे हैं। तो ये एक कुचालक है, प्लेट है, इसके ऊपर जो आवेश है वो स्टैटिक है, स्थिर आवेश है, लेकिन जो आवेश है वो अपने से 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर कुछ दूरी तक तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और उस क्षेत्र में वैद्युत बल लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा। तो हमने माना कि उस क्षेत्र में एक बिंदु P है। अब इस बिंदु P पर कितना वैद्युत बल लग रहा है उसके अनुसार हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो हम आपको जो बता रहे हैं वो ये है कि ये जितने आवेश है वो सभी मिलकर इस बिंदु P पर बल का निर्माण करेंगे। यहाँ से भी रेखा आएगी, यहाँ से भी रेखा आएगी, यहाँ से भी रेखा आएगी। ये काटेंगे नहीं, थोड़ा समझ के रखना, वो बनाने में यहाँ दिक्कत हो जा रहा है। यहाँ आवेश होगा तो यहाँ से भी तो रेखा आएगी। अब आप देखो तो ये सारी रेखाएं आके एक बिंदु पर मिल जा रही है। इनके बीच में जो कोण बनता है यहाँ, इसी कोण को कहते हैं घन कोण। यही है सॉलिड एंगल। ठीक है, तो जो आपने हेडिंग लगा रखा है घन कोण, वो ये चीज़ है। और जब आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो, जब टीचर पढ़ाता है कि दो पूरक कोण हैं, कोण और घन कोण, तो कोण तो समझ में आता है कि हमने सरल रेखा में, समांतर रेखा में, वेक्टर में यूज़ कर लिया, लेकिन घन कोण कहाँ यूज़ करते हैं वो फर्स्ट ईयर में नहीं समझ में आता, वो इस ईयर समझ में आएगा। यही रेखाओं के माप के लिए ही घन कोण का इस्तेमाल किया जाता है। वैद्युत फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स की गणना में इस घन कोण का इस्तेमाल करते हैं, और इस घन कोण को किससे व्यक्त करते हैं? ओमेगा से। किससे व्यक्त करते हैं भाई? अगर इस पृष्ठ के लिए मान लो कि एरिया A है, जिस पृष्ठ पर ये सभी आवेश है उसका क्षेत्रफल क्या है? कैपिटल A।
और इसके बिल्कुल मध्य बिंदु से बिंदु की जो दूरी है वो स्मॉल आर है। तो ये रेडियस है, ऐसे बनाते हैं, यहाँ से लिख दे रहे हैं, रेडियस क्या है आर। तो जो घन कोण है उसका फॉर्मूला होता है एरिया बटे आर स्क्वायर। जो घन कोण ओमेगा होता है वो होता है एरिया बाई आर स्क्वायर, यानी रेडियस का स्क्वायर होता है। ये पृष्ठ आयताकार है तो इसका क्षेत्रफल क्या बनेगा? अगर ये आयत है तो इसका क्षेत्रफल बनेगा ए बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, जो दिया रहेगा लंबाई चौड़ाई उसके अनुसार ज्ञात कर लेंगे। अगर ये वर्ग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, भुजा का स्क्वायर कर देंगे, वहाँ से एरिया निकल आएगा। अगर ये गोला है, क्या है गोला, तो एरिया क्या होगा 4πr स्क्वायर। और हमें ज़्यादा फोकस किस पे करना है? गोले पर फोकस करना है, चाहे पृथ्वी वाला गोला हो चाहे मंगल वाला गोला हो, गोले पे फोकस करना है। क्यों? क्योंकि जो ये आवेश है ये क्या है 3 डायमेंशनल होता है, और 3 डायमेंशन का मतलब गोलीय होता है। हाँ, तो हम जब भी फ्लक्स की बात करेंगे तो वो समझ जाओ जहाँ आवेश है वो स्फेरिकल एनाटॉमी वाला ही होगा लॉजिकली। ये गोला है तो मतलब आयत कुछ भी में लेके बनाएंगे तो घनकोण बनेगा ना? हाँ बिल्कुल बनेगा, खाली घन के लिए नहीं है। केवल घन क्या, घन कोण का मतलब घन थोड़ी ना होता है। इनका कहने का आशय है कि इसमें लिखा है घन कोण, तो ये घन का कोण है। अब आगे चल के आप ये भी पूछ सकते हो कौन वाला घन, लुहार वाला घन कि घर वाला घन, ये भी पूछ सकते हो। ये अनावश्यक क्वेश्चन है। ये घन कोण का मतलब कोण से है, पर ये ऐसा कोण है जो किसी पृष्ठ द्वारा बनाया गया है। रेखाओं के द्वारा जब रेखाएं काटती है तो उनसे ऐसे कोण बनता है। इन्हें रेखीय कोण कहते हैं या समतलीय कोण कहते हैं, और इनका मात्रक रेडियन या अंश होता है। लेकिन ये 3 डायमेंशनल है, ऐसे बनता है, सर्कुलर एंगल है ये, ठीक है, और किसी पृष्ठ द्वारा बनाया जाता है, इसीलिए इसे कहते हैं हम घन कोण कहते हैं। अब नाम घन कोण हो गया, इसका मतलब ये घन का कोण नहीं है, कोई भी पृष्ठ हो उसका कोण बन सकता है। हमें बेसिकली फोकस किस पे करना है? गोले पे, क्योंकि जो चार्ज है आवेश होता है ना वो गोलीय होता है, और उसी के कारण वैद्युत क्षेत्र भी क्या होता है? गोलीय होता है। तो वैद्युत क्षेत्र गोलीय है, आवेश गोलीय है, तो हमें जहाँ जहाँ कहीं आवश्यकता पड़ेगी वो गोलीय की ही पड़ेगी, उसी पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये एरिया कोई भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं हमेशा गोला ही हो, कोई भी हो सकता है। अब हम अगर गोले के लिए घन कोण निकालें तो कितना आएगा? ओमेगा बराबर क्या लिखोगे? जो एरिया है उसको हटा के 4πr स्क्वायर लिखेंगे अपार आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कट गया, क्या आएगा 4π। अब इसका मात्रक भी तो होगा, क्या होता मात्रक? स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन। आई बात समझ में? ये है घन कोण। तो अब घन कोण की परिभाषा नहीं लिखाना है, आप मतलब समझ गए, यही घन कोण है, इसे आप बना लो। इसको नहीं करिएगा, इसको मत लिखिएगा, पहले इसे आप बनाइए। अगर अचालक गोला है तो क्या यह जरूरी है कि इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर आवेश हो? ज़रूरी भी नहीं है। जैसा अब ये पेन है, इसका ये सिरा अगर हम ऐसे ऐसे फ्रिक्शन करेंगे, घर्षण करेंगे ना, तो आवेश कहाँ उत्पन्न होगा? सिर्फ यही उत्पन्न होगा ना, क्या यहाँ आवेश होगा? तो एक पृष्ठ के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसके संपूर्ण क्षेत्रफल पर आवेश वितरित हो सकता है किसी एक जगह पर हो। तब ऐसे में क्या ये फार्मूला हम लगा सकते हैं, ओमेगा बराबर ए बटे आर स्क्वायर। ये ओमेगा बटे ए बटे आर स्क्वायर में आपने ए क्या पूरा एरिया ले लिया है इसका ना, पूरा एरिया लिए हो ना, तभी तो यहाँ लगाया गया है। तो पूरा एरिया तभी लेंगे जब पूरे पृष्ठ पर आवेश वितरित होगा। अगर उस पृष्ठ के किसी एक छोटे से भाग पर आवेश है तो उसके लिए क्या घन कोण होगा, कैसे ज्ञात करेंगे, ये समझते हैं अब। देखिए, मान लीजिए ये एक पृष्ठ है, परंतु इस पृष्ठ के सिर्फ एक भाग, इतने भाग पर आवेश है।
ये भाग इसका आवेशित है, ठीक है। ये बड़ा सा पृष्ठ है, एक प्लेट है, बिल्कुल चादर है, और उसके एक छोटे से भाग पर आवेश है। और ये चादर कैसी है? कुचालक है, चालक नहीं है, कुचालक है। अब कुचालक है तो जो आवेश जहाँ है वही रहेगा। हम ये किसी बिंदु पर अगर चाहें कि इस बिंदु पर तीव्रता का मान क्या होगा, तो इसके लिए रेखा कहाँ से खींचोगे भाई? केवल आवेश से ही तो वैद्युत बल रेखाएं खींची जाएंगी, ऐसे तो खींचेंगे हम। तो ये तो पूरा एरिया ये है, लेकिन ये तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया है ना, ए पार्ट ऑफ एरिया, या आप कह सकते हैं ये पार्ट ऑफ रेक्टेंगल। ये जो पूरा रेक्टेंगल आयत है उसका एक छोटा सा हिस्सा है। तो जब इस छोटा सा पार्ट है तो क्या एरिया ए लिखेंगे? नहीं, इसके एरिया को लिखेंगे डी ए। छोटे से भाग का एरिया हमने क्या लिखा? डी ए। तो अगर छोटे से भाग के लिए एरिया डी ए है, डिस्टेंस इसकी आर मान लो है रेडियस के लिए, तो जो घन कोण बनेगा वो क्या बनेगा? क्या ओमेगा बनेगा? नहीं, कोण भी तो छोटा बनेगा। तो यहाँ कोण को क्या लिखेंगे? डी ओमेगा लिखेंगे। तो अब फॉर्मूला क्या बनेगा? डी ओमेगा बराबर डी ए बाई आर। बात समझ में आई? और ये जो डी है ये क्या है? स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज बताता है, सूक्ष्म परिवर्तन को व्यक्त करता है। और इसे ही हम लोग डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन में आगे गॉस के नियम में प्रयोग करने वाले हैं। क्या आपको ये बात समझ में आई? इसे भी नोट किया जाए। अगला टॉपिक लिख लीजिए, क्षेत्रफल वेक्टर। हाँ, क्षेत्रफल वेक्टर या क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश, एरियल वेक्टर, एरियल वेक्टर। कपड़ा धुलने वाला एरियल नहीं, एरिया की बात है, एरियल वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश, ठीक है। तो यहाँ क्षेत्रफल जो है, एरिया, ये दो प्रकार का होता है। एक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो वेक्टर फॉर्म एरिया का पढ़ेंगे, और एक होता है स्केलर फॉर्म। एरिया का एक स्केलर फॉर्म होता है और एक वेक्टर फॉर्म होता है। सदिश रूप होता है और अदिश रूप। तो अदिश रूप तो हम जानते हैं कि इस कमरे का क्षेत्रफल कितना है, बता दिया। कि दीवार का क्या क्षेत्रफल है वो बता दिया आपने। खेत का कितना क्षेत्रफल होता है वो बता दिया, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्रफल हैं जिन पे दिशा का प्रभाव पड़ता है। अब वो कौन से क्षेत्रफल है? ध्यान से बात को समझिएगा। इसमें खेत लिख दे, समझ जाना। खेत, फर्श, हाँ, कमरा लिख लो, जो भी हो, डॉट डॉट एंड सो ऑन, ठीक है। हम लोगों के काम की चीज़ क्या है? वेक्टर फॉर्म, इसका सदिश रूप सीखना है। अब ज़रा देखो कौन सा क्षेत्रफल सदिश हो सकता है। सदिश तो उसी को कहेंगे जिसकी दिशा बदलने से राशि के मान में परिवर्तन हो। अगर दिशा बदलने से राशि के परिमाण में कोई परिवर्तन ना हो रहा हो तो वो सदिश नहीं कहलाएगा, वो हमेशा क्या होगा? आदिश होगा। जैसे हम यहाँ पर एक चित्र बना रहे हैं, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ। यहाँ पर मोहन है, तो ये मोहन का घर हो गया मान लो। अब अगर हम पूछें कि मोहन मूल बिंदु से किस दिशा में है? ईस्ट में है ना। देखो मूल बिंदु के ईस्ट में है। अपने मन से कहे इधर उधर ले जा रहे हो? हाँ, घर इधर बना हुआ है, उधर कहा जाएगा। देखो, तो ये हो गया घर। अब यहाँ से कोई व्यक्ति चल रहा है अपने घर को, तो ऐसे ही तो जाएगा, ठीक है। दूरी मान लो 50 मीटर है, या 50 का है, 500 मीटर चला है। तो अब अगर पूछा जाए घर की स्थिति क्या है,
तो घर की स्थिति किसी के सापेक्ष ही बताएंगे ना। जैसे आप बताते हो डुमरियागंज कहाँ है, तो बताते हैं बस्ती से 50 किलोमीटर दूर है, ऐसे तो बताते हो। तो जो भी आप विस्थापन हो या दूरी हो वो किसी अन्य के सापेक्ष ही बताते हैं। अब किसके सापेक्ष बताओगे, उसके लिए मैथमेटिकली भौतिक विज्ञान में गणितीय स्वरूप ले आया गया, उसमें एक्सिस बना दिया गया, यक्स अक्ष, वाई अक्ष, रेनी देकार्ते ने इसका निर्माण कर दिया, उन अक्षों में मूल बिंदु बनाया, उस मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति निकालते हैं। और किसी भी प्रैक्टिकल चीज़ को, विस्थापन को, दूरी को, वेग को, चाल को, सबको उस अक्ष पर हम दर्शा सकते हैं पैमाना मान करके। तो वो जब भी आप स्थिति बताओगे तो किसी एक के सापेक्ष ही बताओगे ना। तो मूल बिंदु के सापेक्ष कितनी दूर है, 500 मीटर दूर है। लेकिन 500 मीटर किधर है, 500 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में, यानी O2E है कि नहीं। अब अगर मान लो मोहन का अगर 500 मीटर ईस्ट में है और आपने मोहन से कहा अपने घर जाओ, और मोहन इधर जाने लगा, इधर जाने लगा, तो क्या वो अपने घर पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। चलेगा 500 मीटर लेकिन घर नहीं पहुंचेगा, घर से और 1 किलोमीटर दूर हो जाएगा। तो इस 500 मीटर जो है, ये 500 मीटर क्या है, दूरी है ना, ये डिस्टेंस है कि नहीं, ये दूरी ही तो है। पर इस दूरी पर दिशा का प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए ये दूरी क्या बन गई, सदिश, और इसे कहा गया विस्थापन। ठीक वैसे क्षेत्रफल भी 2 प्रकार के हुए। जब दिशा का प्रभाव पड़ेगा तो वो वेक्टर फॉर्म में जाएगा, क्षेत्रफल सदिश। दिशा का प्रभाव नहीं पड़ेगा तो वो स्केलर फॉर्म में जाएगा। इतनी जानकारी स्पष्ट है। तो क्षेत्रफल 2 प्रकार का, सदिश और अदिश। अदिश के उदाहरण यहाँ हो गए। सदिश का प्रभाव मैंने बता दिया कि दिशा का बहुत प्रभाव पड़ता है। अब जरा क्षेत्रफल में देखते हैं कैसे दिशा का प्रभाव पड़ता है। देखो, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल समझने का है जनरेटर। ठीक है, एक तरफ नॉर्थ होता है और एक तरफ साउथ होता है, और इसमें से ऐसे वैद्युत बल रेखाएं, और चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं। ये मान लो आर्मेचर कुंडली है, ये आर्मेचर कुंडली है। अगर ये आर्मेचर कुंडली ऐसे है तो जितनी रेखाएं हैं वो इसी पृष्ठ में से ही तो होकर गुजरेंगी, गुजरेंगी ना। और अगर ये आर्मेचर कुंडली ऐसे हो गई तो इसके ऊपर से रेखाएं निकल जाएगी, होगा कि नहीं। और जैसे इसको टेढ़ा करोगे ऐसे ऐसे धीरे धीरे रेखाओं की संख्या क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और फिर जब दूसरे तरफ जाएगा तो रेखाओं की संख्या ऐसे घटती जाएगी और अंत में शून्य हो जाएगी। फिर ऊपर उठेगा तो रेखाओं की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि लंबवत होने पर ज़्यादा रेखा गुजरती है, समांतर हो जाने पर रेखाओं की संख्या शून्य हो जाती है। हो रही कि नहीं। अब देखो, ये भी तो एक अदिश है, इसका क्षेत्रफल क्या है, अदिश। लेकिन दोनों पोल के बीच में रखकर जब इसको घुमाया जा रहा है तो इसके घूमने के कारण चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, हो रहा है ना परिवर्तन। अगर हम इसको ना घुमाएं तो क्या परिवर्तन होगा, नहीं होगा। यानी ये क्षेत्रफल अभी तो अदिश है, लेकिन जब इस चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच में जाएगा तब इसकी दिशा का प्रभाव हमें दिखना शुरू हो जाएगा। तो फिर ये क्षेत्रफल क्या होगा, सदिश। क्या बन जाएगा, तो आर्मेचर कुंडली का जब कभी एरिया आप बात करोगे तो वो क्या होगा, सदिश। हाँ, वो चेंज की वजह से फ्लक्स चेंज होता है। क्या आपको ये बात समझ में आई है। अब इसके बाद देखो, आपको मैंने एक और बात यहाँ समझाया कि मान लो ये आवेश है और इस आवेश के सामने एक पृष्ठ है। अब पृष्ठ देखो ऐसे लंबवत रखा है ना, तो ढेर सारी रेखा इसमें से गुजर रही है। अगर ऐसे कर दे तो रेखाओं की संख्या तुरंत घट जाएगी कि नहीं घट जाएगी। तो इस क्षेत्रफल की दिशा बदलने से इससे गुजरने वाले फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। तो फिर एरिया क्या है, सदिश, क्योंकि दिशा का प्रभाव पड़ रहा है। क्या जानकारी स्पष्ट हुई। तो क्षेत्रफल कैसे सदिश हो सकता है वो यहाँ से आपको मैंने समझा दिया। बेसिकली हम लोग 2 यूज़ करेंगे, एक वैद्युत क्षेत्र के लिए
और एक चुंबकीय क्षेत्र के। इन दोनों क्षेत्रों में किसी पृष्ठ को लाके डालेंगे तो उस दिशा का प्रभाव पड़ता है। जानकारी स्पष्ट है? तो अब इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना भी होगा। तो हम मान लेते हैं कि यह एक पृष्ठ है, ठीक। इस पृष्ठ के क्षेत्रफल का परिमाण a है। ये क्षेत्रफल का क्या है? परिमाण है। और इस क्षेत्रफल की दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, दिशा हमेशा कैसे रहेगी? पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। बात स्पष्ट है? क्षेत्रफल सदिश है, ऐसे होगा, मैंने आपको समझा दिया। अगर सदिश तो दिशा होनी चाहिए, तो दिशा क्या मानोगे? तो उसकी मानक दिशा है कि कोई भी पृष्ठ आप लो और उस पृष्ठ के लंबवत जो रखे, जैसे ये पृष्ठ है और इस पृष्ठ के लिए अगर माने कि ये क्षेत्रफल सदिश है, तो सदिश है तो उसकी दिशा किधर होगी? पृष्ठ के लंबवत ऐसे बाहर की ओर होगी। सदा हमेशा ऐसे ही खींचोगे, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। जैसे व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, अब व्हाइट बोर्ड सदिश क्षेत्र हो गया तो उसकी दिशा किधर होगी? ऐसे लंबवत बाहर की और ठीक सामने होगी। ऐसे समझ में आ रही है बात? तो ये है 90 डिग्री। अब अगर ये सदिश है तो सदिश रूप में इसे लिखा भी जाना चाहिए। तो सदिश रूप में लिखने के लिए हमें दिशा पता होनी चाहिए, और जानते हो दिशा के लिए क्या लिखना पड़ता है? एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का प्रयोग करते हैं। तो जो कोई सदिश होता है वो होता क्या है? यहाँ लिख रहे हैं, देखो आपको बताया गया है कि जो सदिश है उसमें दिशा होती है और परिमाण होता है। परिमाण और दिशा दोनों होता है। किसी सदिश के लिए अगर हम कहें कि ये क्षेत्रफल सदिश है, पृष्ठ के लिए वेक्टर ये लिख रहे हैं, तो फिर इस क्षेत्रफल का परिमाण क्या है? a। दिशा क्या है? दिशा क्या है? a कैप, क्योंकि एकांक सदिश दिशा को व्यक्त करता है। तो हमको क्या मिला? a इंटू a कैप। तो यहाँ से a कैप बराबर क्या लिख सकते हैं? वेक्टर a बटा a। यही होगा क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा। ये क्षेत्रफल वेक्टर की क्या है? दिशा है। क्या आपको ये जानकारी स्पष्ट है? तो अभी तक जो मैंने इतना अगला फाड़ के आपको समझाया वो कुल मिला के 2 लाइन का निष्कर्ष है कि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्रों के बीच में अगर किसी पृष्ठ को रखा जाए और उस पृष्ठ को घुमाने से वैद्युत या चुंबकीय मानों में परिवर्तन हो तो वह क्षेत्रफल सदैव कैसा कहा जाएगा? सदिश क्षेत्रफल कहा जाएगा। ठीक है? और अगर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो अदिश क्षेत्र होगा। वो जानकारी स्पष्ट है? और दिशा किधर होगी? क्योंकि अगर सदिश तो दिशा किधर होगी? हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। यह भी जानकारी स्पष्ट है? अब आप इसे नोट कर लीजिए यहाँ से।